हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये किस लिए होता है, इसकी पार्टीज कौन कौन हैं, ये जो मेन टॉपिक्स हैं वो अब तक हो चुके हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को अगर आपको जानना है तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट है या फिर आप चैनल पे जाकर के ये प्लेलिस्ट है वो एक्सेस कर लें और इसको बुक मार्क कर लें। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्टेंस या पेमेंट के लिए प्रेजेंट कहाँ करना होता है या इसकी प्रेजेंटमेंट क्या है, यानी कि चैप्टर 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेजेंटमेंट को यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि प्रेजेंटमेंट कितने प्रकार की है, प्रेजेंटमेंट होती क्या है या ये किस लिए होती है प्रेजेंटमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। ऐसे इंट्रोडक्शन में देखें तो क्या है कि प्रेजेंटमेंट क्या है, एक डिमांड है जो कि होल्डर के द्वारा की जाती है, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है। वो रिक्वायर क्या करता है, टू डू समथिंग एज पर द डायरेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डायरेक्शंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग कुछ करना। और क्या है, ये है इट इज अ शोइंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट को दिखाना है किसको, टू द ड्रोवी को, एक्सेप्टर को या फिर मेकर। किस लिए, फॉर एक्सेप्टेंस के लिए, साइट करने के लिए या पेमेंट के लिए। इन तीन पर्पस के लिए इसको कहीं पर प्रेजेंट करना, उनको दिखाना ही प्रेजेंटमेंट है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो एग्जॉस्टली एंड एलोबरेटली डील करता है विद दिस एस्पेक्ट। और जब एक वोल प्रोसीजर इसके अंदर आउटलाइन किया गया है कि हाउ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी प्रेजेंटेड, किस तरह से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से वो प्रेजेंटेड किया जाना चाहिए। तो इन सभी के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि चैप्टर 5 में है। अब देखते हैं कि प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट क्या है। इसको जानने से पहले हम देखते हैं प्रेजेंटमेंट क्या है। प्रेजेंटमेंट का मीन्स है प्लेसिंग बिफोर द ड्रोवी ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, फॉर साइट एंड फॉर पेमेंट, यानी कि ड्रोवी के सामने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको प्लेस करना। किस लिए, फॉर एक्सेप्टेंस के लिए, साइट करने के लिए, उसको देखने के लिए या पेमेंट के लिए। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर यहाँ पर 3 प्रकार की प्रेजेंटमेंट है वो प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट क्या है, प्रेजेंटमेंट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटमेंट ऑफ ए प्रोमिसरी नोट फॉर साइट, प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक फॉर पेमेंट। तो यहाँ पर 3 प्रकार की प्रेजेंटमेंट दी गई है जिनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर सेक्शन 61 क्या कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ये कहता है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि पेबल है आफ्टर साइट पर अगर वो पेबल है तो वो मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रोवी देयर ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस, उसके जो ड्रोवी है उसको प्रेजेंटेड करना चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए। कब करना चाहिए, यदि उसके अंदर कोई भी टाइम प्लेस है वो स्पेसिफाइड नहीं है प्रेजेंटमेंट के लिए। और क्या कहा गया इसमें, इफ ही कैन बी फाउंड, अगर वो फाउंड क्या कर सकता है, कब, आफ्टर रीजनेबल सर्च के बाद में, जो कि क्या, किसके द्वारा, बाय ए पर्सन जो कि एंटाइटल है टू डिमांड एक्सेप्टेंस, जो व्यक्ति डिमांड कर सकता है एक्सेप्टेंस के बारे में, उसके द्वारा एक आफ्टर सर्च के बाद में अगर वो उसको फाउंड कर सकता है विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर इस ड्रॉन के, उसके मतलब ड्रॉ होने के बाद में नेगोशिएबल बिल ऑफ एक्सचेंज के। और कब करेगा वो, उस बिजनेस आवर के अंदर, उस बिजनेस डे पर प्रेजेंट करेगा उस ड्रोवी को। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, चलिए एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर से देखते हैं कि यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि पेबल है आफ्टर साइट, तो उसको है ना उस ड्रोवी को प्रेजेंट करना है। कब करना है, जब एक व्यक्ति जो कि एंटाइटल है डिमांड करने के लिए उसके एक्सेप्टेंस को, यदि ही कैन बी फाउंड, यानी कि जो ड्रोवी है वो फाउंड कर सकता है, तो वहाँ पर विद इन रीजनेबल टाइम के अंदर, जो कि उसके ड्रोन होने के बाद में, एंड इन बिजनेस आवर के अंदर और बिजनेस डे पर। वो ऐसा कब करेगा, जब वहाँ पर कोई भी टाइम प्लेस उसके अंदर प्रेजेंटमेंट के रिगार्डिंग स्पेसिफाइड नहीं है। अगर उसके अंदर टाइम है प्रेजेंटमेंट के रिगार्डिंग, उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर प्लेस और टाइम मेंशन है, तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो डायरेक्टली उसी टाइम उस प्लेस के ऊपर जाएगा, उसको प्रेजेंटमेंट कर देगा बिल ऑफ एक्सचेंज की। अगर ये चीज़ें उसमें प्रेजेंटमेंट के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है, तब उस केस के अंदर वो यहाँ पर रीजनेबल टाइम वाली कंडीशंस, उसके बिजनेस आवर या बिजनेस डे में जब वो उसको फाउंड कर पाता है तो उसको वहाँ पर प्रेजेंट कर देगा।
एंड इन डिफॉल्ट ऑफ सब प्रेजेंटमेंट, यानी कि ऐसी प्रेजेंटमेंट के अंदर कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो नो पार्टी देयर टू इज लायबल देयर ऑन टू पर्सन मेकिंग सच डिफॉल्ट, यानी कि जो व्यक्ति ऐसा डिफॉल्ट करता है तो वहां पर कोई भी पार्टी उसके लिए लायबल नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि इफ द ड्रोवी कैन नॉट आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड तो बिल इज डिसऑनर्ड, यानी कि अगर रीजनेबल, जैसा कि हमने ऊपर पैराग्राफ में देखा कि एक रीजनेबल सर्च के बाद में भी अगर ड्रोवी फाउंड नहीं किया जा सकता तो ऐसे केस के अंदर जो बिल है वो डिसऑनर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि डायरेक्टेड है टू द ड्रोवी को एट ए पार्टिकुलर प्लेस के ऊपर, एक पार्टिकुलर प्लेस पे वहाँ पे पेबल है, एक्सेप्टेंस के लिए डायरेक्टेड है, तो ऐसे केस के अंदर है वो उस जगह पर प्रेजेंटेड किया जाना चाहिए। अगर उस ड्यू डेट के ऊपर जो कि प्रेजेंटमेंट के लिए है तो ही कैन नॉट बी फाउंड, वहां पर वो जो ड्रोवी है फाउंड नहीं होता आफ्टर द रीजनेबल सर्च के बाद में, तो ऐसे केस के अंदर वो बिल हो क्या होगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा। एंड वेयर जहाँ पे अथोराइज है बाय एग्रीमेंट और यूजेज के द्वारा कि एक प्रेजेंटमेंट है वो थ्रू पोस्ट ऑफिस बाय मीन्स ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर स्पेसिएंट, जहाँ पे इस चीज़ के थ्रू स्पेसिएंट है तो वहाँ पर वो स्पेसिएंट होगी बाय लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के थ्रू, रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू। अब जो प्रेजेंटमेंट है वो फॉर एक्सेप्टेंस वो नेसेसरी कब है, ओनली इन द केस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज के केस के अंदर ही हमें एक्सेप्टेंस है वो लेनी पड़ती है, चेक के केस में भी नहीं होती और प्रोमिसरी नोट के केस में भी नहीं होती। बट इट इज़ नॉट एवरी बिल, यहाँ पर एवरी बिल नहीं है जहाँ पर हमें हैज़ टू प्रेजेंटेड फॉर द एक्सेप्टेंस, जहाँ पर हमें उसे एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना पड़ता है। कुछ बिल्स के अंदर ये सिचुएशन नहीं अराइज होती। तो अब देखते हैं कि ये प्रेजेंटमेंट है वो किसके द्वारा होगी, प्रेजेंटमेंट बाय वूम। द बिल ऑफ एक्सचेंज है वो मस्ट बी प्रेजेंटेड होना चाहिए फॉर एक्सेप्टेंस के लिए बाय द पर्सन जो कि एंटाइटल्ड टू डिमांड, जैसा कि हमने सेक्शन 61 के अंदर हमने एक लाइन में पढ़ा था। इसका मतलब क्या है कि दैट द ड्रोवर हिमसेल्फ या फिर उसका होल्डर जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का, या फिर कोई एजेंट जो कि कैन प्रेजेंट, जो क्या कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है इट फॉर द एक्सेप्टेंस। अब ये पता चल गया हमें ये किसके द्वारा करनी चाहिए। अब देखते हैं कि ये किसको करनी चाहिए, यानी कि प्रेजेंटमेंट टू वूम किसको करनी चाहिए। फर्स्ट क्या है कि जनरली हम जो ड्रोवी है उसको हम प्रेजेंटमेंट करते हैं, एंड एक्सेप्टेंस है वो कैन बी मेड आल्सो बाय द अथोराइज एजेंट है, ड्रोवी के बिहाफ पे उसके द्वारा भी की जा सकती है, जो कि अथोराइज एजेंट होता है उसके द्वारा। सेकंड क्या है, जहाँ पर एक से ज़्यादा सेवरल ड्रोवी हैं तो वहाँ पर ऑल ऑफ देम है उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो रिक्वायर है, तो वहाँ पर उन सभी को प्रेजेंटमेंट की जाएगी फॉर द एक्सेप्टेंस के लिए। बट इफ सम ऑफ द ड्रोवीज, वहाँ पर कुछ एक ड्रोवीज हैं जो कि अथोराइज्ड है फ्रॉम द अदर, दूसरे से एक्सेप्ट करने के लिए, और जहाँ पर जो ड्रोवर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, इन विच ए केस द पार्टनर हैज़ अ पावर टू एक्सेप्ट, जहाँ पर वो पार्टनर्स हैं उस केस के अंदर अगर उनको पावर है उसको एक्सेप्ट करने के लिए उन दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे, तो वहाँ पर प्रेजेंटमेंट है वो एक पर्सन को की जा सकती है जिसके पास वो अथॉरिटी है, या उस पार्टनर को जो कि अथोराइज्ड है उस पर्सन के लिए, तो ऐसे प्रेजेंटमेंट है वो इनफ है। थर्ड क्या है कि अगर ड्रोवी है वो डेड हो चुका है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे केस के अंदर प्रेजेंटमेंट है वो मे बी मेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को की जा सकती है। अगर ड्रोवी इंसॉल्वेंट हो गया तो प्रेजेंटमेंट है वो उसके असाइनी को की जा सकती है। एंड फिफ्थ क्या कहता है कि जब एक ड्रोवी इन केस ऑफ नीड हैज आल्सो बीन मेंशन्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर है उसको एज ए केस ऑफ नीड के तौर पर किसी ड्रोवी को वहाँ पर मेंशन किया गया है, तो वहाँ ऐसे केस के अंदर उन्हें डिसोनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द ड्रोवी के द्वारा अगर वो के बिल ऑफ एक्सचेंज डिसोनर हो चुका है, तो ऐसे केस में जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो प्रेजेंटेड किसके पास होगा, वो होगा ड्रोवी इन केस ऑफ नीड के पास, जहाँ पर जो ड्रोवी इन केस ऑफ नीड है इज नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसका नाम उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर है, और इन एनी इंडोर्समेंट देयर ऑन, या उसके ऊपर कोई इंडोर्समेंट की गई उसके अंदर उसका नाम एज ए ड्रोवी इन केस ऑफ नीड के तौर पे उसके अंदर मेंशन है, तो उसके पास में वो प्रेजेंटमेंट होगी। एंड ऐसे केस में वो बिल तब तक उसको डिसऑनर्ड नहीं माना जाएगा जब तक कि वो ड्रोवी इन केस ऑफ नीड के द्वारा डिसऑनर्ड नहीं होता। तो ये थे हमारे 5 के पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रेजेंटमेंट की जा सकती है। अब देखते हैं कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए एसेंशियल्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे कुछ एसेंशियल दिए गए हैं जो कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी हैं। फर्स्ट क्या है कि एक्सेप्टेंस है वो शुड बी गिवन ऑन द बिल इटसेल्फ, यानी कि बिल के ऊपर ही होनी चाहिए, किसी सेपरेट कॉपी या कोई अदर पेपर जो कि उसके साथ में अटैच्ड है उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
यूजुअली इट इज गिवन अक्रॉस द फेस ऑफ द बिल के फेस के ऊपर ही की जाती है। सेकंड क्या है कि ड्रोवी है जो मस्ट पुट हिज सिग्नेचर एज ए टोकन ऑफ द एक्सेप्टेंस। ड्रोवी के द्वारा उसके ऊपर सिग्नेचर जो मस्ट होने चाहिए और जो वर्ड एक्सेप्टेड है वो वहाँ पर लिखा जा भी सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता, ये उसकी कंडीशन है। और यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो एक एविडेंस है उसके एक्सेप्टेंस का। और थर्ड क्या है इसके लिए एसेंशियल कि एक्सेप्टेंस है वो शैल बी कंप्लीट ओनली व्हेन, जब ड्रोवी आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिल डिलीवर इट बैक टू द होल्डर। यानी कि उसने एक्सेप्टेंस तो कर ली लेकिन उसने डिलीवर नहीं किया वापस होल्डर को, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको वापस उस होल्डर को डिलीवर करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस के बाद में। तो ये तीन हमारी जो एसेंशियल्स थी एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट है प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमर्सी नोट फॉर साइट। तो यहाँ पर प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमर्सी नोट के फॉर साइट के रिगार्डिंग सेक्शन 62 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोवाइड क्या करता है कि एक प्रोमर्सी नोट है जो कि पेबल है एक सर्टेन पीरियड के ऊपर आफ्टर साइट, तो वहाँ पर उसे एक मेकर के पास मस्ट प्रेजेंट, उसे मेकर के पास में प्रेजेंट करना चाहिए। किस लिए? फॉर दिस साइट के लिए। किसके द्वारा? बाय द पर्सन जो कि एंटाइटल है टू डिमांड द पेमेंट, जो व्यक्ति उसकी पेमेंट को डिमांड करने के लिए एंटाइटल है उस व्यक्ति के द्वारा, विद इन ए रीजनेबल टाइम के अंदर, आफ्टर इट इज मेड, उसके मेक करने के बाद में एक रीजनेबल टाइम के अंदर उसके पास में उसको प्रेजेंट करना चाहिए फॉर साइट के लिए। एंड इन ए बिजनेस आवर के अंदर, ऑन ए बिजनेस डे, बिजनेस आवर के अंदर बिजनेस डे में ही उसको प्रेजेंट करना चाहिए। एंड डिफॉल्ट ऑफ सच पेमेंट नो पार्टी देयर टू इज लाइबल देयर ऑन टू द पर्सन मेकिंग सच डिफॉल्ट। यानी कि अगर प्रेजेंटमेंट में कोई डिफॉल्ट होता है उस व्यक्ति के रिगार्डिंग, तो जो उसकी पार्टीज है इंस्ट्रूमेंट की वो लाइबल नहीं होगी उस डिफॉल्ट के लिए जो कि वो व्यक्ति कर रहा है। तो ये था प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमर्सी नोट फॉर साइट जो कि सेक्शन 62 में प्रोवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। एज वी ऑल नो कि जो एवरी इंस्ट्रूमेंट है यानी कि प्रोमर्सी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, जो अल्टीमेट उनका पर्पस क्या होता है? फॉर द पेमेंट, यानी कि हमेशा ही पेमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो उस पेमेंट को प्रोक्योर करने के लिए हमें उसको प्रेजेंट करना पड़ता है टू द मेकर के पास में, ड्रोवी के पास में या एक्सेप्टर के पास में, एज द केस में भी जैसी भी स्थिति हो। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है वो मे हैव टू बी प्रेजेंटेड ट्वाइस, यानी कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमें दो बार प्रेजेंट करना पड़ता है, वंस फॉर एक्सेप्टेंस एंड अगेन फॉर द पेमेंट। यानी कि एक बार उसकी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है हमें ड्रोवी से और सेकंड टाइम उसकी पेमेंट के लिए उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। और जो प्रोमर्सी नोट है एंड चेक है वहाँ पर उनकी एक्सेप्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए उनको सिर्फ एक बार यानी कि पेमेंट के लिए ही प्रेजेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सेक्शन 64 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट के रिगार्डिंग क्या प्रोवाइड करता है कि एक प्रोमर्सी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड जो चेक है वो मस्ट भी प्रेजेंटेड होना चाहिए फॉर द पेमेंट के लिए। किसको? मेकर को, एक्सेप्टर और ड्रोवी देयर ऑफ रिस्पेक्टिव मीन, जैसे जैसे उनकी जो बिल है तो वो किसके पास जाएगा, चेक है तो वो किसके पास जाएगा उसके अकॉर्डिंग। किसके द्वारा? बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द होल्डर, या तो होल्डर के द्वारा या होल्डर के बिहाफ पर, जैसा कि उसके अंदर प्रोवाइड किया गया होता है। एंड इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, ऐसे प्रेजेंटमेंट के डिफॉल्ट के अंदर जो अदर पार्टीज हैं उसकी वो लाइबल नहीं होगी देयर ऑन टू सच होल्डर, यानी कि उस होल्डर प्रति, जहाँ पर एक अथोराइज्ड है बाय एग्रीमेंट या यूजेस के द्वारा। एक प्रेजेंटमेंट थ्रू द पोस्ट ऑफिस बाय मीन्स ऑफ रजिस्टर लेटर इज सफिशिएंट, यानी कि जहाँ पर एक एग्रीमेंट या यूजेस के थ्रू एक प्रेजेंटमेंट को अगर अथोराइज किया गया है बाय पोस्ट के थ्रू, तो वहाँ पर वो ऐसी बाय पोस्ट के थ्रू जो प्रेजेंटमेंट होती है या रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू, तो वो वहाँ पर सफिशिएंट होगी। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन प्रोवाइड की गई है सेक्शन 64 के अंदर, जिसमें क्या कहा गया है कि एक प्रोमर्सी नोट जो कि पेएबल ऑन डिमांड एंड नॉट पेएबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, यानी कि स्पेसिफाइड प्लेस पे वो पेएबल नहीं है जबकि डिमांड के ऊपर पेएबल है, तो यहाँ पर नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी। तो ऐसे केस के अंदर जो प्रेजेंटमेंट है वो नेसेसरी नहीं है। किस लिए? टू चार्ज द मेकर, उसके जो मेकर है उसको चार्ज करने के लिए वहाँ पर उसकी प्रेजेंटमेंट है वो नेसेसरी नहीं होती। अब देखते हैं कि ये सेक्शन 64 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 6, यानी कि सेक्शन 6 में कुछ भी कंटेन होने के बावजूद जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक की जो कि प्रेजेंट की जाती है फॉर द पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर जो ड्रोवी बैंक है
वो एंटाइटल्ड टू डिमांड करने के लिए एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए उस ट्रंकेटेड चेक के रिगार्डिंग फ्रॉम द बैंक, उस बैंक से जो कि उस ट्रंकेटेड चेक को होल्ड कर रहा है। तो वो कब डिमांड कर सकता है? इन केस ऑफ एनी रीजनेबल सस्पिशन, यानी कोई उसको सस्पिशन है, डाउट है उसकी जेन्युइननेस के रिगार्डिंग। जेन्युइननेस किसकी? उसके अंदर जो अपरेंट टेनर है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का जो अपरेंट टेनर है उसकी जेन्युइननेस के रिगार्डिंग अगर उसको कोई डाउट है तो और क्या है, और यदि जहाँ पर वो सस्पिशन है यानी कि जो डाउट है इज दैट ऑफ एनी फ्रॉड के रिगार्डिंग है, या कोई फोर्जरी या टेम्परिंग या डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग है, तो ऐसे केस के अंदर तो वहाँ पर वो जो ड्रॉवी बैंक है वो एंटाइटल है वहाँ पर डिमांड करने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उस चेक के रिगार्डिंग। और वो क्या फर्दर डिमांड कर सकता है? उस ट्रंकेटेड चेक को इटसेल्फ फॉर द वेरिफिकेशन, यानी कि उस चेक को खुद को वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए भी डिमांड कर सकता है। तो ये हमारा 2 है जो एक ट्रंकेटेड चेक के रिगार्डिंग है, जो प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है कि एक ड्रॉवी बैंक है उसके रिगार्डिंग कब डिमांड कर सकता है उसकी इन्फॉर्मेशन, या कब उस चेक को वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए कह सकता है या डिमांड कर सकता है। बट यहाँ पर एक फिर प्रोविजो है कि प्रोवाइडेड दैट द truncated check so demanded by the drawing bank shall be returned by the it if the payment is made accordingly, यानी कि अगर ट्रंकेटेड चेक है जो कि डिमांडेड किया गया है प्रेजेंट करने के लिए तो वो वहाँ पर ड्रॉवी बैंक है उसके द्वारा रिटेन कर लिया जाएगा अगर वहाँ पे उसके अंदर जो मेंशन पेमेंट है वो कर दी गई है। तो ये थे आज की हमारी इस वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे रिगार्डिंग दी प्रेजेंटमेंट ऑफ फॉर पेमेंट और फॉर एक्सेप्टेंस के बारे में। आई होप कि आपको जो ये प्रेजेंटमेंट का टॉपिक है चैप्टर 5 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रोवाइड किया गया है उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजन थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी इनके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग।